हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बायट्स आवर्स की सेकंड एप्लीकेशन जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट इट्स सेंटर। हम इसमें क्या करेंगे, एक सर्कुलर कॉइल लेंगे जिसके अंदर हम उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला डायग्राम देख लेते हैं। देखो हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल होगा, ठीक है, सर्कुलर कॉइल होगा। सर्कुलर कॉइल ऐसे होता है, ठीक है, लेकिन हम इसको यहाँ से करंट का सप्लाई देंगे तो यहाँ से हम करंट सप्लाई देंगे, इसलिए हमने इसे यहाँ से दो वायर निकाल रखी है इसकी। यहाँ से करंट सप्लाई होगा, ठीक है, करंट इसमें ऐसे जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ निकल रहा है। तो ये एक सर्कुलर कॉइल मान लो इसको, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये एक कंडक्टर है, मेटेलिक वायर भी मान सकते हो, वायर की सर्कुलर कॉइल है, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है सेंटर में, इस सेंटर पर, ठीक है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बायट्स-सावर्ट्स लॉ में हमने क्या किया था, हम किसी भी मेटेलिक कंडक्टर हो या फिर कोई वायर हो या फिर कोई सर्कुलर लूप हो, हमें उसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्मॉल करंट एलिमेंट लेट कर लेते हैं। तो स्मॉल करंट एलिमेंट हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, यहाँ पर एक ये, ठीक है, स्मॉल करंट एलिमेंट जैसे कि ये लिया था तो हमने स्मॉल करंट एलिमेंट यहाँ पर लेट कर लिया था, ठीक है। तो हमें इस पॉइंट पर P पॉइंट पर हमें फाइंड करना था, ठीक है। तो मतलब यही चीज़ हमने यहाँ पर लिया है, स्मॉल करंट एलिमेंट हम लेट कर लेते हैं। तो अगर उसको हम फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, स्मॉल करंट एलिमेंट लेट कर लिया। तो ये हमारा क्या होगा, ये एक स्ट्रेट वायर की तरह ये होगा, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल पार्ट होता है किसी भी कॉइल का। तो ये हम एक स्ट्रेट थोड़ा मान के चलेंगे कि एक स्ट्रेट वायर की तरह है, ठीक है। तो यहाँ से ये इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये इसका जो थीटा होगा 90 डिग्री का होगा, ठीक है, क्योंकि जो सेंटर से यहाँ पर जो टच होता है कभी भी तो वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ से यहाँ के भी लोगे तब भी वो 90 डिग्री का होगा, तो ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। तो ये 90 डिग्री के एंगल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये करंट एलिमेंट DL है, ठीक है, करंट एलिमेंट DL है। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो I करंट फ्लो हो रहा है, तो IDL हो जाएगा ये, ठीक है, करंट I फ्लो हो रहा है इसमें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू अच्छा, यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं R, क्योंकि जो करंट एलिमेंट से जहाँ पर हम फाइंड करते हैं इस पोजीशन वेक्टर, यहाँ पर इसको P मान लो और ये आपका R है, यहाँ से इसको हम पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं। तो यहाँ से इनके बीच का डिस्टेंस R है ना, ये हमने लिया था, याद है, ऐसे लिया था। ये थीटा था हमारा, इस पॉइंट पर P पे फाइंड किया था हमने, ये R माना था। तो वही सेम इसमें भी किया है हमने, ठीक है। तो अब देखो अकॉर्डिंग टू बायट्स-सावर्ट्स लॉ, जिसने देखा होगा उसको पता होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए जो फॉर्मूला होता है DB इज इक्वल्स टू क्या होता है, μ0/4π IDL साइन थीटा अपॉन में R², ये होता है। अब हमारे पास जो थीटा है वो कितना स्टूडेंट्स 90 डिग्री है, ठीक है। अब 90 डिग्री इसमें पुट कर देते हैं तो क्या आएगा हमारे पास आएगा DB इक्वल्स टू μ0/4π IDL साइन 90 अपॉन में R², साइन 90 1 हो जाएगा। तो DB इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास, μ0/4π IDL साइन 90 1 हो गया है ना, नीचे क्या हो गया R² हो गया। ये आ गई आपकी वैल्यू इस स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए। इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये है, ठीक है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आई है। लेकिन हमें फाइंड करना है टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमें क्या करते हैं पता है आपको, टू कैलकुलेट टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेशन कर देते हैं हम, इंटीग्रेट अबव इक्वेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देते हैं DB μ0/4π IDL अपॉन में R², ठीक है। तो DB का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर B हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मतलब कि B मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड अब हम यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। जहाँ कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लो, μ0/4π कांस्टेंट है आपका, I भी कांस्टेंट है, मतलब करंट जो हो रहा है वो फ्लो जो हो रहा है करंट इसमें वो सेम कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है ना, चेंज नहीं हो रहा, हम उसको घटा भी नहीं रहे बढ़ा भी नहीं रहे, कांस्टेंट करंट है, ठीक है। जो इसका R है डिस्टेंस है वो भी इतना का इतना ही है, तो ये भी कांस्टेंट होगा, इसको बाहर निकाल लो, है ना। अंदर क्या बचेगा आपका, ये बचेगा आपका DL बचेगा बस। तो DL बचा आपके पास, ठीक है। तो μ0/4π R², ठीक है। अब यहाँ पर देखो DL जो है वो इसके लिए स्मॉल लेंथ एलिमेंट के लिए,
तो ऐसे ही आप स्मॉल करते 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 सबका निकालोगे तो आपका पूरा किसके बराबर आ जाएगा, हम इसको मान लेंगे एक सर्कुलर लूप के तरह हम इसको कंसिडर कर लेंगे। तो सर्कुलर लूप का जो पूरा जो आपका सर्कमफेरेंस होता है वो कितना होता है स्टूडेंट्स, 2πr होता है। तो हम इसकी जगह पर आप क्या लिखेंगे, 2πr लिख देंगे। ठीक है, इस dl के इंटीग्रेशन की जगह पर 2πr लिख देंगे, क्योंकि ये जो dl था इसके लिए था। तो आप स्मॉल लेंथ करंट एलिमेंट अगर आप इसका देखोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हम सर्कल मान लेंगे इसको, सर्कल का सर्कमफेरेंस ले लेंगे, इसका पेरीमीटर ले लेंगे मतलब, है ना। अब यहाँ से देखो क्या कैंसिल हो रहा है, 2π से यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, r से एक r कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर, b = बचेगा आपके पास μ0 I अपॉन में पाई से पाई भी कैंसिल हो गया यहाँ पर 2 बचा और r बचा। ये आ गया आपके पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस सर्कुलर लूप में इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई है आपके पास, ये आई है। ठीक है, अब एक चीज़ और आती है, हमें इसमें ये पूछा जाता है कि आपको ये बताना होगा कि इसके अंदर जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या होगी। ये तो यहीं पर ख़त्म हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें अगर आपको ये बताना हो कि इसके अंदर डायरेक्शन क्या होगी, तो देखो आपको मैंने बताया हुआ है राइट हैंड थंब रूल बताया हुआ है। ठीक है, इस पर वीडियो बना रखी है मैंने राइट हैंड थंब रूल पे। तो उसमें मैंने बताया था कि अगर इसको हम मान के चलते हैं लेंथ एलिमेंट, मान के चलते ये छोटा सा वायर है यहाँ पर लेंथ एलिमेंट, ठीक है, ये वाला। तो अगर हम इसको ऐसे पकड़ेंगे तो थंब जो होना चाहिए वो करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो करंट ऊपर जा रहा है ना, करंट ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर हम थंब जो है करंट का डायरेक्शन होना चाहिए ऊपर। ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, और जो फिंगर है उसको हम ऐसे अपने ग्रिप करेंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि फिंगर की जो डायरेक्शन है वो इधर से अंदर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ मुड़ रही है, देख रहे हो, ये इधर से घूम के अंदर की तरफ जा रही है। तो हम देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन है वो अंदर के साइड में, एक तो ऐसे अंदर के साइड में, समझ रहे हो। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर ना बना करके यहाँ पर ऐसे बना कर दिखा सकते हो आगे डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड में, कि जो यहाँ पर अगर फ्लो हो रहा है करंट, ऐसे फ्लो हो रहा है करंट इसमें, तो अगर आप इसको ऐसे पकड़ते हो, तो जो करंट फ्लो हो रहा है वो बाहर इधर से होते हुए अंदर की तरफ जा रहा है, क्योंकि जो फिंगर्स है वो अंदर की तरफ मुड़ रही हैं। ठीक है, आपको फिंगर देखना है आपको किस साइड मूव कर रही है, अंदर की साइड मूव कर रही है। ठीक है, सेम चीज़ अगर आप इसमें देखते हो तो यहाँ पर क्या है, ऐसे है, क्योंकि जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन होना चाहिए, करंट नीचे है तो थंब नीचे है मेरा। ठीक है, और फिंगर जो है देखो, फिंगर को ऐसे पकड़ोगे, इसको ऐसे पकड़ोगे तो अंदर की तरफ आएगा उधर से, है ना। तो यहाँ पर ये ऐसे हो रहा है, समझ रहे हो। तो ये इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है वो इसमें भी ऐसे अंदर के साइड से आ रही है। ठीक है, अंदर के साइड से, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें भी अंदर के साइड से है। ठीक है, तो मतलब कि इनवर्ड है, तो इनवर्ड के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस लगाते हैं। अगर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है तो हम क्रॉस लगाते हैं, मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो क्रॉस का मतलब क्या है कि जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अंदर के साइड में है ना, क्योंकि जो फिंगर हो रही है वो अंदर के साइड मूव हो रही है। तो जो फिंगर होते हैं वही हमें क्या बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। ठीक है, तो इसलिए तो हमें कैसे पता चलेगा अगर करंट की डायरेक्शन कैसे हो, ये कैसे क्लॉकवाइज है, ये क्या है स्टूडेंट्स, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। देखो ऐसे मूव कर रहा है करंट, ऐसे, तो क्लॉक भी ऐसे ही मूव करता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बी किस में होती है स्टूडेंट्स, इनवर्ड होती है। ध्यान रखना इसको, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, अब वो सेम चीज़ अगर हम देखें किसमें, सर्कुलर लूप लेते हैं एक और हम। ठीक है, हम इसी को लेके चल रहे हैं, बस मैंने ये नहीं बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, मतलब एंटी क्लॉक कर देते हैं। तो एंटी क्लॉक कैसे होता है, ऐसे होता है, तो मतलब ऐसे। ठीक है, एंटी क्लॉक हो गया। तो अब ये एंटी क्लॉक हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, उसमें डायरेक्शन, इसमें तो इनवर्ड होगा क्लॉकवाइज में, और इसमें क्या हो जाएगा फिर आउटवर्ड हो जाएगा। ठीक है, कोई भी करंट लेंथ एलिमेंट अगर इसमें देखोगे तो ऐसे की तरफ ऐसे पकड़ोगे तो देखो बाहर की साइड आ रहा है, वो बाहर की साइड आ रहा है ना, बाहर की साइड आ रहा है। तो बाहर की साइड जब आता है तो हम उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ है, वो बाहर के साइड में है। ठीक है, वो इधर से होकर के बाहर के साइड में आ रही है। ठीक है, ये इसमें ऐसे जा रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें बाहर के साइड आएगा। ठीक है,
इसमें डायरेक्शन जो होगी वो बाहर के साइड में होगी। समझ गए क्या कहने का मतलब है? इसमें से जा रहा है लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी, बाहर के साइड में, उधर से बाहर निकल रही होगी। ठीक है, इसमें इधर से अंदर जा रही है, इसमें भी अंदर जा रही है, इसमें इधर से बाहर निकलेगी, इसमें भी अंदर से बाहर निकलेगी आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो आउटवर्ड में हमेशा डॉट लगाते हैं हम, और इनवर्ड में हमेशा क्या लगाते हैं, क्रॉस लगा के बताते हैं। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज में आप आउटवर्ड डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होती है, इनवर्ड होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। यहाँ पर ये आप राइट हैंड थंब रूल से पता कर सकते हो। जैसे इसमें मैं बताना चाहूँ आपको, इसमें तो बता दिया मैंने, ऐसे करोगे तो बाहर की साइड आ रही है आपकी आउटवर्ड आ रही है। लेकिन इसमें कैसे देखोगे, इसमें देखो, इसमें नीचे डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन नीचे, तो थंब को नीचे करोगे। ठीक है, अब फिंगर देखो बाहर की, उधर से बाहर की साइड आ रही है ना, आउटवर्ड आ रही है, तो इसलिए इसमें आउटवर्ड होती है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। ठीक है, एंटी क्लॉक में। समझ गए? तो ये था आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको ये लिखने के बाद क्या लिख दोगे आप, दोबारा से राइट हैंड थंब रूल लिखोगे। राइट हैंड थंब रूल, इसकी डेफिनेशन मैंने लिखवाई है। ठीक है, तो डेफिनेशन दोबारा से लिख लेना, इसकी मैंने लिखवाई हुई है, पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हो। तो वो लिखने के बाद आप इस चीज़ को लिखोगे। ठीक है, इस चीज़ को आप बताओगे, क्योंकि सर्कुलर लूप के लिए आपको बताना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको सर्कुलर लूप के लिए बताना है। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, फिर इस चीज़ को लिखो। ठीक है, तो जहाँ पर स्ट्रेट वायर के लिए मैंने लिखवाया था वहाँ पर सर्कुलर लूप लिख दोगे आप। ठीक है, इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने स्ट्रेट वायर के लिए करवाया था, लेकिन इसमें क्या करवाया मैंने आपको, सर्कुलर लूप के लिए करवाया है। ठीक है, और स्टूडेंट्स एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आप लिखने के बाद एक चीज़ और देख सकते हो कि ये तो सिर्फ किसके लिए था, अगर कॉइल एक टर्न हो, मतलब सिंगल टर्न हो, सिंगल राउंड हो। अगर कई सारी कॉइल हो, ऐसे कई सारी कॉइल हो ऐसे, है ना, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो पंखे के अंदर वायरिंग होती है, पंखे के अंदर कभी वायरिंग देखी होगी आपने, या फिर मोटर के अंदर जो कॉपर की जो वायर होती है वो राउंडेड ऐसे होती है, राउंडेड होती है। ठीक है, लपेटी हुई होती है ऐसे, तो उसी को हम कॉइल बोलते हैं, है ना। तो यही बात, कॉइल का मतलब ही वही होता है, समझ गए। तो अगर हम उसमें कई सारे कॉइल्स कर दें, ठीक है, ये तो सिर्फ एक कॉइल के लिए था, एक टर्न के लिए, सिर्फ एक सिंगल वायर है, इसमें कई सारी वायर हो सकती हैं। तो हम उसको अगर हम कहें कि फॉर n टर्न्स हो, मतलब कि n टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हो, n हो। ठीक है, हमें पता नहीं 50 भी हो सकती हैं, 100 भी हो सकती हैं, कितने भी टर्न्स हो सकते हैं। तो n टर्न्स के लिए हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, μ0 I n अपॉन में 2r। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी आपकी n टर्न्स के लिए। ठीक है, इसको n को आगे भी लिख सकते हो, आप कैपिटल N भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, कैपिटल N भी लिख सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं हम। तो आपको ये एक इम्पॉर्टेंट है टॉपिक है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसकी, वो हम बात करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में यही तक था स्टूडेंट्स, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।